दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस समय उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बहुत ढेर सारी पोस्टें निकली हुई हैं। चाहे कहें समूह ग, कनिष्ठलिपिक, व्यक्ति सहायक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, लेखाकार या प्रवक्ता संवर्ग या LT, बहुत विभागों में, अलग अलग विभागों में उसके हिसाब से पोस्टें निकली हुई हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सम्मुख से लेके आया हूँ। प्लीज़, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सम्मुख से, राज्य का सबसे लंबा झूला किस नदी पर बना है? अब ये बोल रहा है, अब जनपद का मत, अब जनपद का वो लेके मत चलिएगा। अब ये कह रहा है राज्य का। अब राज्य का सबसे लंबा झूला कौन है? भागीरथी नदी पर जो बना है ये है 440 मीटर का ये पुल बना हुआ है, ये झूला बना है। ये जो ऋषिकेश में जो झूला है, जो उससे भी ये झूला बड़ा है। ये 440 किलोमीटर का ये झूला है। क्यों? ठीक है, ये भागीरथी नदी पर ये बना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सम्मुख से दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो सीरीज मुझे मिली थी, क्यों मैंने सोचा कि आप लोगों के सम्मुख से इसे साझा किया जाए। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, वो राज्य का कौन सा क्रांतिकारी प्रेम प्रकाश मुनि नाम से प्रसिद्ध था? अब राज्य का जो क्रांतिकारी है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोला जाता है, वो ऐसा कौन सा सेनानी है जिसको हम प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से पुकारते हैं, उसको जानते हैं? ये है इंद्र सिंह गढ़वाली। अब कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इंद्र सिंह गढ़वाली को किस नाम से जाना जाता है? अब इनका उपनाम किस नाम से इनको अलग जाना जाता है? इनको जाना जाता है प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। ये कौन है? ये इंद्र सिंह गढ़वाली इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत अपना अग्रणी योगदान दिया। अब अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के जो 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब जो कुमाऊं परिषद की जब बैठकों का दौर चल रहा था 1906 से, ये कुमाऊं परिषद की गठन हुआ। ये कहते हैं कि इसका जो गठन हुआ था 1926 में। तो जब इसका जो 7वां अधिवेशन चल रहा था, तो इसकी जो अध्यक्षता किया था वह बैट्रिक मुकुंदी लाल ने 1926 में इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आए एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं वही क्वेश्चन आपके सम्मुख से रखूँगा। अब किस व्यक्ति ने बैगार प्रथा को श्रम की चोरी कहा गया था? ये किसने कहा था? अब जो बैगार था, जो श्रमिक थे, अब जिस समय ब्रिटिश शासन की हुकूमत जब उत्तराखंड में थी, तब ब्रिटिश सरकार के जो कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जो शासक कर रहे थे यहाँ पर, जो कुमाऊं के जो क्षेत्र के जो लोग थे, उनको श्रम मतलब इनको काम कराया जाता था। उनको एक कूली के तौर पे, जिस प्रकार से हम रेलवे स्टेशन में जो कूली एक जगह से सामान को दूसरी जगह ढोला करते थे, उसी प्रकार से जो ब्रिटिश काल में ये जो अंग्रेज आए थे कुमाऊं क्षेत्र में, इन्होंने भी क्या किया था, बैगार प्रथा को श्रम की चोरी कहा गया। जो बैगार जो एक प्रकार से श्रम करते थे, जो कुल्ली बैगार की जो आंदोलन चला था, जो ये चीज़ थी, तो इन्होंने, ये मार्शल ने कहा कि ये श्रम की कहीं ना कहीं एक प्रकार से चोरी की जा रही है। अब बैगार प्रथा को किसने श्रम की चोरी कहा? यह है कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स ने बैगार प्रथा को किसकी चोरी, क्या नाम से संबोधित किया था? वो चोरी नाम से संबोधित किया था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करंट का बताता हूँ, जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि कुल्लू बैगार प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वो बागेश्वर से प्रारंभ हुई थी। अब ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि है क्या। अब अगला क्वेश्चन, बैगार आंदोलन के स्मरण किसकी प्रकाशित रचना है? अब जो बैगार जो आंदोलन हुआ था, ये अप्रकाशित मतलब इसने किए, अप्रकाशित तौर पे किसने इसे प्रकाशित किया था?
मंगत राम खंतवाल ये हैं, इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, अब आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसको देखते हैं। श्री गंगा सेवा व पर्यावरण संरक्षण समिति राज्य में कहाँ है। अब जो गंगा सेवा प्लस पर्यावरण संरक्षण, एक तरफ से गंगा को संरक्षित करने की बात आ रही है, दूसरी तरफ पर्यावरण को संरक्षित करने की बात आ रही है। ये जो समिति गठित की गई है, ये समिति कहाँ गठित की गई है, इसके बारे में हमें बताना है। ये टिहरी गढ़वाल में इस चीज़ का समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुरोहित पेंशन योजना कब से शुरू हुई थी। अब पुरोहित मतलब पुरोहित किसे कहते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो लोगों के घर जाके वृत्ति का काम करते हैं या हवन इत्यादि जो कर्मकांड का जो काम करते हैं, एक पुरोहित का जो कार्य करते हैं। अब इनके लिए भी सरकार ने एक पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये की थी 12 अक्टूबर 2014 से ये पेंशन योजना इसमें ये लागू की थी। जैसे जब हरीश रावत की सरकार थी तो उस समय बहुत से ऐसी पेंशन योजनाएं सरकार द्वारा की गई थी। जो शादी में जो न्योली गाते हैं उनको भी पेंशन योजना की, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो देवताओं का जो जागरी लगाते हैं उनके लिए भी पेंशन की योजनाएं थी। बहुत सी ऐसी सरकार द्वारा ऐसी पेंशन योजनाओं को लागू किया गया था। अब ये कब लागू किया गया था ये हमें पता होना चाहिए। अब पुरोहित पेंशन योजना कब गया, 2014 में। अगर आपको ये सन याद हो जाएगा तो अगर 12 अक्टूबर याद ना भी हो, अगर सन पीछे का याद होता तो उस चीज़ को आप सही तरीके से करा सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के चरणों से संबंधित चरण पादुका कहाँ स्थित है। अब जो भगवान विष्णु हैं उनके जो चरण पादुका संबंधित चरण पादुका कहाँ है। अब उनके जो चरणों से संबंधित जो पादुका है वो कहाँ स्थित है। अब भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो बद्रीनाथ धाम में ही है, क्योंकि वहीं ये स्थित है। तो ऑब्वियसली कि जब भगवान विष्णु का जो धाम है वो बद्रीनाथ धाम है तो वहाँ ही इनका चरण पादुका स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी स्थित डोली ताल किन पर्वतों के मध्य है। अब डोडली ताल कहाँ स्थित है। अब ये कैलाश व वरुण ताल के मध्य, ये वर्णवत के पास ये स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब राज्य में ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं 2015 में और 2017 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे नोट कर लीजिए कि मैं आपको वही प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। जो ये उपजाऊ भूमि वाला जो जिला है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है। ये है आपका चमोली। ये चमोली वाला जो जनपद है यहाँ पर ऊसर भूमि वाला जिला इसको कहा जाता है, क्योंकि ऊपर खाबड़ी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमि की जो उर्वरकता जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है। या ऊसर का मतलब ऊपरी जो क्षेत्र का जो भाग होता है उसे ऊसर कहा जाता है। अब राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ वाली जो भूमि है, अब अगर मैं उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों की यदि हम बात करें तो सबसे उपजाऊ वाली भूमि किस जनपद के अंतर्गत आती है और वो जनपद कौन सा है ये हमें बताना है। अब यदि हम उपजाऊ वाली भूमि की बात करें तो वो उधम सिंह नगर जनपद है, जहाँ पर भूमि की उर्वरकता बहुत ज़्यादा होती है। जो अगर हम जो अनाज होता है तो वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनाज की जो क्वालिटी होती है और जनपदों की अपेक्षा यहाँ पर अच्छी होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपके सम्मुख से आ रहा है वो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति घोषित कब की गई थी। अब नवीनीकरण ऊर्जा क्या होता है, जो ऊर्जा का नई रूपांतरण के रूप में हम उसको किस प्रकार से सामने रखते हैं। मान लीजिए जो कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं ऊर्जा से संबंधित जो बहुत पुरानी होती हैं, उनमें थोड़ा सा तकनीकी परिवर्तन करके उनको नवीनीकरण का रूप दिया जाता है। ऊर्जा नीति की घोषणा कब की कि राज्य में भैया हम नवीनीकरण ऊर्जा
को हम लागू करेंगे, ये घोषणा कब की गई थी? 29 जनवरी 2008 को इस नीति की घोषणा की गई थी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। अब चीला वन्य जीव बिहार किस जनपद में स्थित? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है, ये ठीक है, ये इसे आप देख लीजिए। पौड़ी गढ़वाल में चीला वन्य जीव बिहार स्थित है, ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 1952 में नंद प्रयाग से साप्ताहिक देवभूमि का प्रकाशन। अब जो देवभूमि समाचार जो पत्र था उसका प्रकाशन की बात कर रहे हैं। अब 1952 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसके पश्चात जब संविधान लागू हो गया था, तब उसमें क्या हुआ था, ये नंद प्रयाग से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का अवलोकन किया गया था, जिसे हम देवभूमि नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। ये किसने किया था? ये किया था राम प्रसाद बहुगुणा द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष राज्य में सरकार द्वारा केदारनाथ धाम में वाईफाई की सेवा का आरंभ किया गया? अब जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो उस धाम में उसके जो क्षेत्र के चारों तरफ वाईफाई जोन सरकार द्वारा स्थापित किया गया। वाईफाई सेवा नेट से संबंधित होती हैं, जिससे कि सोशल मीडिया से जुड़ने का होता है, या हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो भी आप समझो आज की डेट पर ये उस चीज़ के काम आता है। अब इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन को किस प्रकार से दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है, वाईफाई सेवा का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अब सर्वप्रथम कहाँ किया गया था अगर हम बात करें तो ये सरकार द्वारा इसे केदारनाथ धाम में इसकी वाईफाई का शुरुआत किया गया था। अब वाईफाई जोन जब स्थापित हो गया था राज्य में 2015 में, अब देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमार का है, वर्ष किस वर्ष कह रहा है, अब किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ में वाईफाई जोन घोषित किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था। ठीक है। अब सरकार, अब प्रश्न इसे 2016 में कौन सा क्षेत्र को सरकार ने वाईफाई जोन घोषित किया गया था? अब ये केदारनाथ धाम को वाईफाई जोन से इसे घोषित किया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान कमिश्नर टेल ने कितनी बार भूमि सुधार किए थे? अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया जी, ये देख लीजिए। अब यदि हम बात करें भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने आपको इससे पूरे, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखो प्लीज़, मैंने ये पढ़ा रखा है कि ब्रिटिश काल का वर्णन किया गया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। अब आ रहे हैं प्रशासनिक काल के अंतर्गत है, जो जब टेलर जब कमिश्नर थे कुमाऊं के, तो उनके कार्यकाल में कितनी बार भूमि सुधार आंदोलन को ये जो सुधार किया गया था, कितनी बार किया गया था? उन्होंने 7 बार इसको भूमि सुधार में संशोधन किए गए थे अपने स्तर से। ठीक है। अब बार बार इसको 7 बार किया गया। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक समय तक, लंबे समय कौन सा कमिश्नर सबसे अधिक समय तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा? वो है रैमजे। 28 साल तक उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में कमिश्नर के पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अस्कोट के पाल चंद वंश के अधीन हो गए थे? अब जो अस्कोट के जो पाल वंश के जो पाल थे वो चंद वंश के अधीन हो गए थे, वो हो गए थे 1624 में। अब देखो अस्कोट के जो सम्राट थे उन्होंने चंद वंश को अपने अधीन कर लिया गया था 1624 में उन्होंने ये कर लिया था। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर चंद वंश से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको महत्वपूर्ण हेल्प करेगा। अब स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान रचना है। अब स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान रचना है। अब ये जो योगदान रचना है ये किसने रचा? अब ये है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल, इन्होंने इस का रचना की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अब किस व्यक्ति ने श्री बद्री
इलंगो संस्कृति स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये उत्तराखंड में किसने की थी? ये की थी धनीराम शर्मा ने 1907 में इसका स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से आ रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब किस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़वाल की यात्रा की थी? देखो अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन को अभी जो प्रवक्ता संवर्ग का जो पेपर हुआ था वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसमें ये पूछा गया था कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गढ़वाल में आंदोलन में प्रतिभाग किया था, संबोधन किया था? अब वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें सभी कौन कौन से थे, ये काफ़ी लोग उसमें गलत करके आए हैं। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गढ़वाल की यात्रा में आए थे 1936 में दुगड़ में ये संबोधन किया था इन्होंने रैली को, तो ये पहली प्रधानमंत्री रहे जो गढ़वाल की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण में, उत्तराखंड में IRS सेवा शुरू करने वाला विभाग कौन है? ठीक है, IRS सेवा शुरू करने वाला विभाग कौन है? ये उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा ये IRS सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये भी सोच रहे होगी कि सर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, फालतू क्वेश्चन ना पढ़ें। अब राज्य के किस स्थान पर एक त्रिमुखी भग्न मूर्ति स्थापित है? अब जिस मूर्ति की 3 सर है, मतलब ये कहने का मतलब 3 मुख हैं, 3 मुखों की तरफ ये मूर्ति स्थापित की गई है। ये किस स्थान पर है? ये जो स्थान है ये सोमेश्वर में ये स्थान स्थित है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत सोमेश्वर स्थित है, तो ये त्रिमुखी भग्न मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं आपके सम्मुख से इसको रख रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन हमारे सम्मुख से आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1903 में उत्तराखंड के युवाओं ने एक हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अब वो क्यों की गई थी, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये राजनीतिक चेतना को जागृत करने, जो राजनीति के तरफ जो युवाओं का रुझान को बढ़ाना था और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके इस चीज़ की चेतना को जागृत करना था। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सम्मुख से इसको रख रहा हूँ। अब उत्तराखंड में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा तो 1903 में इसका आंसर है। ठीक है, अब ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब हुआ? जब ब्रिटिश लोग जब उत्तराखंड में आए थे तो उस समय ही इसका स्थापना की गई थी। 1839 को इसकी स्थापना की। अब कलमटिया पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? कलमटिया जो पहाड़ी है वो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कलमटिया पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? अब ये कलमटिया पहाड़ी पर ये स्थित जो मंदिर है वो कसार देवी का मंदिर है, क्योंकि जो कलमटिया जो नाम है वो कसार देवी से ही इसका रिलेटिव कहीं ना कहीं ये चीज़ रखता है। कलमटिया काली मठ भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिस पे पत्थर है, क्योंकि इसी नाम से इसका कलमटिया पड़ा है, और ये कसार देवी के पैरेलल ही ये स्थित है। ठीक है, ये अब कसार देवी कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब किस नदी का अन्य नाम दूसाड़गढ़ या लोभावती था? अब लोभावती, अब महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग पढ़ते नहीं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये घुमा के प्रश्न पूछा। या अब लोभावती भी, इसको भी इस नाम से भी पुकारा, दूसाड़गढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रामगंगा पर ये स्थित है। ठीक है, ये रामगंगा नदी पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, अगर हम
झीलों की बात करें या सिंचाई की बात करें, ये इस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु बनाए गए पोखर या तालाबों को कब निर्मित किया गया था, इनका जो निर्माण कब किया गया था, ये जो किया गया था ये 1 नवंबर 2012 को इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।